आरबीएल बैंक में बहुत बड़ा क्राइसिस आया है और इसी क्राइसिस की वजह से आरबीएल बैंक के शेयर प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर 15% से भी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। और इसी के साथ साथ आरबीएल बैंक में आरबीआई ने एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया है और इन्हीं दो रीजन की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने वाले शेयर होल्डर बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन आरबीआई ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसी के साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूँ तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, लेकिन इस मीटिंग में भी कुछ नहीं कहा गया इसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने आरबीएल बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है या आरबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट्स किया है, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज इन डिटेल में बताने वाला हूँ आरबीएल बैंक के बारे में। और इसी के साथ साथ आरबीएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है। वो खबर ये है कि राकेश झुनझुनवाला और राधाकृष्ण दमानी मिलकर 10% स्टेक एक्वायर करने वाले हैं आरबीएल बैंक में। तो आरबीएल बैंक की इसी अपडेट्स की वजह से आरबीएल के शेयर होल्डर जो है वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरबीएल बैंक के शेयर्स और ऊपर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस न्यूज में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो यार। आरबीएल के केस में सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं वो लीव पर गए हैं और इसी दौरान आरबीआई ने अपॉइंट किया है एक एडिशनल डायरेक्टर को। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। 2010 में विश्वेश्वर आहूजा बन जाते हैं इस बैंक के एमडी एंड सीईओ, और जैसे आरबीएल बैंक में आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम दिखाई देती है बैंक की लोन बुक में। बैंक की लोन बुक का 65% तक का लोन जो है वो रिटेल इंडस्ट्रीज को दे दिया गया था। लेकिन उस टाइम पर अगर रिटेल इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिटेल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा लॉस में थी और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो बैंक की टोटल लोन बुक का 47% जो है वो बैंक ने रियल एस्टेट को दिया था। लेकिन विश्वेश्वर आहूजा ने इस परसेंटेज को 47 से 15% से भी कम पर लाया, जो कि बैंक के लिए काफी अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर विश्वेश्वर आहूजा सर का सेकंड मोटिव था बैंक की ग्रोथ। आखिर बैंक की ग्रोथ होगी कैसे, इसके ऊपर सबसे मेजर फोकस था। तो विश्वेश्वर आहूजा ने एक बार फिर से अपनी लोन बुक का एक्सपांड किया और रिटेलर्स को लोन दिए, और इनमें से ज्यादातर लोन अनसिक्योर लोन थे। बेसिकली अनसिक्योर लोन वो लोन होता है जहां पर बैंक को किसी भी तरीके की गारंटी नहीं दी जाती है और बैंक ऐसे ही पैसे दे देता है। और बैंक ने बहुत सारे रिटेलर्स को लोन दे दिए और ये लोन का अमाउंट जो है वो 30,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। बैंक की लोन बुक तो बढ़ गई और इसके साथ साथ बैंक को लगा कि ये सारे पैसे जो है वो सेफ हैं। लेकिन बैंक ने रिटेल बुक को बढ़ाने से पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क लिया, क्योंकि अगर मैं अनसिक्योर लोन की बात करूँ तो अनसिक्योर लोन में काफी बार ऐसा होता है कि बैंक के पास किसी भी तरीके की गारंटी नहीं होती है कि पैसा वापस आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी रिस्क होता है। और इसी के साथ साथ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक ने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए और क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा रिस्की होता है। 30 सितंबर 2021 को बैंक की जो लोन बुक है पहुंच चुकी थी 30,784 करोड़ तक, और इस लोन बुक में 65% लोन अनसिक्योर्ड लोन था। अब इसी डेटा को कंपेयर कर लेते हैं दूसरे बैंक के साथ और समझते हैं कि यहाँ पर इस बैंक में फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की अगर रिटेल लोन बुक की बात की जाए तो इस रिटेल लोन बुक की वैल्यू है 4.94 लाख करोड़। लेकिन आपको क्या लगता है कि बैंक ने कितना परसेंट का अनसिक्योर लोन दिया होगा? 40%, 15% या कितना? एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ 3% का अनसिक्योर लोन दिया है। यहाँ पर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं आरबीएल बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में कि किसका परसेंटेज ज्यादा है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 2011 से लेकर 2021 तक कंपनी की रेवेन्यू 46% से बढ़ी है और इसी के साथ साथ ग्रोथ भी हुई है। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट जो है वो 45% से बढ़े हैं। लेकिन और अगर कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस इतने टाइम पीरियड में 10% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। और इस चीज के पीछे का रीजन समझने के लिए हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा असेट क्वालिटी पे। आखिर बैंक के पास किस तरीके के असेट्स हैं? सबसे पहली और बेसिक चीज, कंपनी का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बेसिकली आरबीआई बैंक ने 65% से ज्यादा का अनसिक्योर लोन दिया है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनसिक्योर लोन में पेमेंट आने का चांसेस काफी कम होता है और बहुत रेयर केसेस में पेमेंट आता है टाइम पर। तो इसी की वजह से आरबीएल बैंक को अपना पैसा रिकवर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर आरबीएल बैंक के असेट जो हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एनपीएस का कंपैरिजन करूँ बहुत सारे बैंक के साथ, बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल बैंक के साथ, तो तकरीबन ज्यादातर बैंक्स के जो एनपीएस हैं वो 1% के आसपास हैं। लेकिन आरबीएल बैंक की स्टोरी में ये सीन थोड़ा सा अलग है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं रीसेंट क्वार्टर्स की बात करूँ तो इससे पहले वाले साल में कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूँ तो रीसेंट डेज में कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस नोट किया है और यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। किसी भी बैंक के लिए अपने एनपीएस को रिकवर करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसी चीज को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज है आरबीएल बैंक के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूँ तो रीसेंट डेज में आरबीआई ने बहुत सारे बैंक्स पर एडिशनल डायरेक्टर बिठाए थे और इसमें इंक्लूडेड थे धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक। होप करता हूं कि अभी तक के वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आरबीएल बैंक के क्राइसिस के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन मार्केट में आरबीएल बैंक को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आरबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी। और इसी के साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने खुद कहा था कि ये सारी चीजें जो हैं वो अफवाह हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और ये लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो जब कभी भी किसी भी बैंक के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है उस बैंक के एनपीएस कितने हैं और इसी के साथ साथ आपको ये चेक करना है कि कंपनी की लोन बुक में कितना लोन दिया गया है। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बैंक की लोन बुक बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि बैंक ज्यादा ग्रो करेगा। तो उस बैंक की हालत जो है वो यस बैंक और आरबीएल बैंक जैसे भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो इस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों के लिए रिस्क थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं कि आप यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं या आपको यहाँ से पैसे विड्रॉ करने का चांस नहीं मिलेगा। बैंक जो है वो एज यूजुअल काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ऊपर के साइड में है। तो जिस किसी का भी आरबीएल बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको आरबीएल बैंक के क्राइसिस के बारे में पता चला होगा। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।